स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा 7045220000। आप एफएनओ का क्वेश्चन है तो एफएनओ लिखिएगा, कैश का है तो कैश जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकें। और आज के हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है गौरव बिस्सा और वो इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार की तस्वीर इस समय बिल्कुल फ्लैट दिख रही है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। खासतौर पर सरकारी बैंक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ कामकाज यहाँ करते हुए दिख रहे हैं और उसी की वजह से बैंक निफ्टी में भी, यानी बैंकिंग शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। फ्यूचर्स में अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स में तेज़ी, लेकिन जैसे बैंक की बात कर रहा हूँ तो पीएनबी पर नज़र डालनी चाहिए। वहाँ पे अच्छी मजबूती और तेज़ी बनी हुई है। एक शेयर है बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे और वो 109 रुपये 30 पैसे में ट्रेड कर रहा है। बहुत लोग उस पर काफ़ी बुलिश हैं। जीएनएफसी में एक बड़ी अच्छी तेज़ी है, 3% की बनती हुई दिख रही है। लेकिन इसी के उलट अपोलो टायर्स, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बाद एक कल तेज़ी हुई। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल दी, उस कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी बुलिश उन्होंने आउटलुक रखा। उसके बावजूद स्टॉक 5% नीचे है, कमज़ोर हुआ है। मेट्रोपोलिस, आरती इंडस्ट्रीज़, डेल्टा कॉर्प जैसे शेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो गौरव, समझते हैं कि बाजार को इस वक्त वो कैसे देख रहे हैं और क्या अप्रोच लेके चलना चाहिए। गौरव, निफ्टी बहुत फ्लैट है और पिछले 2-3 दिनों से लगभग एक ही जैसा वो ट्रेंड दिखाता है कि कंसोलिडेट करता है, थोड़ा नीचे जाता है फिर कंसोलिडेट करता है। क्या ट्रेंड क्या बन रहा है और आपका अप्रोच क्या है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है निफ्टी का। हमने 18,000 पे अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। हम स्मूथ राइड हमको देखने मिली 18,200 के लिए। उसके बाद में एक और अच्छी राइड हमको देखने मिली 18,350 के लिए। अब जो है, जो पहले सपोर्ट्स 18 के थे, अभी वो 18,200 हो गए, अब वो 18,300 हो रहे हैं। तो सपोर्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जा रहा है। तो कंसोलिडेशन हमेशा नेगेटिव हो ऐसा नहीं है कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं शॉर्ट टर्म के बढ़त काफी हो जाती है तो काफी ओवरबॉट जोन में आते हैं, तो वहां पे थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड आपको देखने मिल जाता है। और वो एंगल से मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बात ही है। और संकेत तो ये कह रहे हैं कि एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई हम एक दो दिन में बना देंगे। तो दोनों में ही, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में रुझान जो है पॉजिटिव रहेगा। स्ट्रक्चर अगर रिस्क वोट से देखा जाए तो मैं समझता हूँ निफ्टी में थोड़ा आपको बेहतर मिल सकता है, क्योंकि आप अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर था जो लाइफ टाइम आया था, उसके पास में आए, थोड़ा वहां से हमें अच्छा करेक्शन हमको देखने मिला। फिर वहां से हम ब्रेकआउट दिखा के अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 41 का ब्रेकआउट था, 42,500 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर निफ्टी का है। तो मैं यहाँ पे रिस्क वोट के हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी जो है मुझे कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है। आप 18,300 के स्टॉप लॉस से इसको एक बार बाय कर सकते हैं। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 18,550 से 18,600 ये लेवल्स आपके लिए एक बार जहन में होनी चाहिए। ओके, बात गौरव, कोई आइडिया भी आपके दिमाग में है इस समय जो आप अपनी तरफ से सुझाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी, मुझे एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे एक अच्छा राइजिंग चैनल में ब्रेकआउट हमको देखने मिला था और 650 तक स्टॉक गया था। उसके बाद में नतीजों के बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। कल हमने देखा कि ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ 590 के करीब और वहां से एक अच्छी कैंडल हमको देखने मिली और अभी आज फॉलो बाइंग में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी हम चर्चा करते हैं, ये भी स्ट्रांग ही है और एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिल रहा है एसबीआई के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि 580 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 630 का लक्ष्य होगा एसबीआई के अंदर। 630 का जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वहां से और 25-30 रुपए अपसाइड को देखने मिल सकती है। तो आप उसको राइड भी कर सकते हैं एक महीने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए, और 630 के स्टॉप लॉस से बाय भी कर सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं। चलिए दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं उनके। धर्मराज सगोटिया जी हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। धर्मराज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रश्न पूछवा। हेलो हेलो जी, पूछिए। सर, मैंने कोल इंडिया के शेयर ले रखे हैं सर, 253 से 2,000 शेयर। तो मेरे को सर बने रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए सर? ओके गौरव, कोल इंडिया में क्या करना चाहिए? इनको बने रहें या लॉस है अभी इस समय 20 रुपए का? देखिए, काफी ऊपरी लेवल्स पे बाइंग है और ब्रेकआउट्स इसमें अच्छे थे, लेकिन अभी एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वहां पे हुई है। डिविडेंड का असर भी आपको इसमें देखने मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो सपोर्ट्स है वो आपके कम से कम 210 215 के हैं। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो प्रोबेबली आप 225 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। अगर आप कुछ महीने होल्ड कर सकते हैं, 6-7 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो 210 के स्टॉप लॉस से आप उसमें बने रहिए। ओके, कुछ समय तक आपको होल्ड करना
चाहिए इसमें, ऐसा राय बन रही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रोहतक से अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सुबेक्स के मेरे पास 2800 शेयर है सर 33.30 पे। अभी सर ये 29 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, तो 2-3 महीने के लिए क्या राय रहेगी सर इस पे? आपने कितने में लिए थे? 33-30 पे? जी सर। अभी एकदम आधा है उसका? नहीं सर, अभी 29.60 चल रहा है सर सुबेक्स। दिखाइए दूसरा एक्सचेंज चेंज के लिए हमारे इस पे। हाँ, 29 रुपये 55 पैसे पे, राइट? जी सर। जी सर। होल्ड करने का मूड है या ट्रेडिंग के लिए लिया तो जल्दी निकलना चाहते हैं? नहीं सर, होल्ड करने के लिए पूछ रहा था, कितना टाइम लगेगा इसको? कितना टाइम लगेगा किस बात के लिए? कितना टारगेट आपने मन में सोचा है? टारगेट लगभग 45। ओके गौरव, 45 रुपए का भाव इसमें कब तक आएगा? देखिए, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो कहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जो प्रीवियस इसके लोस थे उससे काफी कंफर्टेबली ऊपर है। 19-20 के जो लेवल्स थे वहीं पे ब्रेकआउट का टेस्ट करके ऊपर गया है। बट यहाँ पे मैं, आप देखिए इतना ऊपर इंडेक्स चला है, मिड कैप इंडेक्स में भी काफी अच्छी अपसाइड देखने मिली है, स्मॉल के भी भागे हैं, लेकिन ये स्टॉक जो है ये फिर भी अगर आप देखिए तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब कोई स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है, जब आपके लेवल्स लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, तो कहने का मतलब है कि आपको कुछ तो दिक्कत है स्टॉक के अंदर। तो आपको इसको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। आप कम से कम 6 महीना 8 महीना होल्ड करके रखिए। आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा 20 का होगा, उसके नीचे सस्टेन हुआ तो खराब हो जाएगा। और इसमें अगर आप सस्टेन हो जाता है, ये 20 के नीचे अगर नहीं जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बार 50 के लेवल को भी क्रॉस करेगा और फिर एक अप ट्रेंड शुरू करेगा। तो तब इसके अंदर मैं कह सकता हूँ हाई का मोमेंटम फास्ट होगा और हम बात कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कब रिवर्स होगा ये बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो चॉइस एक ही है कि थोड़ा लंबे समय तक रुके और 20 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 20 रुपये नहीं तोड़ता है तो ये संभावना बनती है कि ये 50 भी जा सकता है, लेकिन समय लगेगा उसमें। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या इसमें करना चाहते हैं। राय गौरव की ये निकल के आ रही है। अगला सवाल है मुंगेर से अवध गुप्ता जी का। बताइए गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा वोल्टास का शेयर 30 है और 934 पर खरीदा हूँ, क्या करूँ उसको? काहे के लिए खरीदा था? ट्रेडिंग कर रहे थे? लंबे समय के लिए कुछ प्रॉफिट होने के लिए सर। नहीं, प्रॉफिट तो है ही है, मतलब ट्रेडिंग सोच रहा था कि 1000 चला जाए। 1000? अरे 934 पे लिया, 1000 चला जाए मतलब 60-65 रुपये बस बहुत है। हाँ जी जी। बताइए कब तक सर उम्मीद रखूँ? गौरव बताइए, 1000 रुपये का प्राइस इनको भी चाहिए, कब तक संभव है वोल्टास में? देखिए, अगर आप 920 में 930 में लेते हैं और आप 1000 का टारगेट 70 रुपये का अगर आप टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी उसी बियॉन्ड तक होना चाहिए। मेरा 70 रुपये का लक्ष्य है और मैं नीचे में 100 रुपये से ज्यादा नीचे गिर गया, मैं वेट कर रहा हूँ, तो ये एक सही तरीका नहीं होता है। यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं वो आपको देखने मिलेंगे। तो लोएस्ट में मैं देखूँ तो 750 तक ही आ रहे हैं मुझे सपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने मिला है। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने इससे पहले भी शॉर्ट कॉल्स भी दिए। वीक स्ट्रक्चर में मैं नहीं समझूंगा कि यहाँ पे बड़ा आपको देखना चाहिए मोमेंटम वगैरह के लिए। आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो 750 का होगा, उसके नीचे का आप एग्जिट कीजिए और आपको 1 साल तक उसमें वेट करना पड़ेगा। ओके अवध जी, देखिए ये गौरव ने विस्तार से समझाया आपको और ये मैं भी अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि जब भी आप इसलिए मैंने पूछा था कि टारगेट आप 70 रुपये 65 रुपये का टारगेट ले रहे हैं, तो उसी के रेशियो में फिर स्टॉप लॉस लगाइए। आपके इससे काफ़ी नीचे आ गया स्टॉक और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या तो आपका टारगेट होता कि 1200-1500 तक जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर तो बनता, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हो जाता है इस समय तक। बहरहाल अब इसमें ये स्थिति बन रही है, तो जो गौरव राय दे रहे हैं उसको आप देखिए, आपको इसमें क्या लेना है। वोल्टास 817-35 पे चल रहा और ये ऑफ सीज़न है, अभी तो उनका माल भी नहीं बिकेगा। अब जाड़ा आ गया, अब थोड़ी ऐसी ज़्यादा बिकेंगे, अब तो जनवरी फरवरी के बाद ज़्यादा बिकेंगे। खैर बहुत सारे कामकाज करती है ये कंपनी, देखते हैं कैसा बिहेव करती है। रवि हमारे साथ हैं चेन्नई से, बातचीत कर सकते हैं। रवि, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछें। नहीं, रवि नहीं है। चलिए एक सवाल हमने ट्विटर से लेते हैं। चमन जैन ने एक सवाल पूछा है सेल के बारे में। नवंबर एक्सपायरी का इन्होंने 90 रुपये के स्ट्राइक प्राइस वाला लिया है कॉल ऑप्शन, 1 रुपये 60 पैसे पे। गौरव, क्या ये संभव है कि इनको फ़ायदा हो इसमें?
देखिए सेल का स्ट्रक्चर अच्छा है और हम अपने क्लाइंट्स को मेटल स्पेस पे रिपोर्ट भी बनी थी, उसमें सेल भी है। लेकिन यही महीने में यहाँ से और बढ़ जाए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए अच्छा लग रहा है, टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा है, सेल भी अच्छा लग रहा है, हिंडाल्को भी अच्छा लग रहा है, वेदांता भी अच्छा लग रहा है, तो सारे स्टॉक्स स्ट्रांग है। लेकिन ऑप्शन में ये होता है कि अगर 2-3 दिन में अगर आपका ऑप्शन फेवर में नहीं आता है तो टाइम वैल्यूएशन काफी हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि अगले वीक तक ये 88-89 हो जाएगा, तो आप यहाँ से आपको ₹5 मिल गया, कहने के लिए 5-6% आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा अपसाइड, लेकिन आपका फिर भी लॉस ही रहेगा। तो अभी ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अगर आपको मोमेंटम नहीं आता एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। 2-3 दिन का मोमेंटम नहीं है तो इसमें से एग्जिट ले लीजिएगा। आगरा से मंगल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मंगल जी क्या सवाल है आपका? कोई नहीं है जीवनाथ होएगा पे जीवनाथ। मंगल जी आवाज़ आ रही क्या आपको? हाँ जी सर। तो सवाल बताइए ना फिर। सर मेरे पास रेनबो चिल्ड्रन है 830 की रेट पे 200 शेयर, हाँ और कोचिंग से पैड है 200 शेयर 600 की रेट पे। ओके, ट्रेडिंग के लिए लिया था ना आपने? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए। 6 महीने के लिए। रेनबो चिल्ड्रन एंड कोचिंग से पैड। कोचिंग से। गौरव बताइए, रेनबो चिल्ड्रन ये एक रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत लंबा आपके पास शायद चार्ट नहीं होगा, तो लेकिन जितना चार्ट है उसके आधार पे आप क्या इनको राय देंगे? अभी ये प्रॉफिट में है और कोचिन शिपयार्ड दूसरा स्टॉक है। देखिए आप रेनबो का तो प्रीवियस जो स्विंग लो था अच्छा खासा 800 का, वो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसको आप राइड करते रहिए। स्ट्रक्चर उसमें खराब नहीं लग रहा है, छोटा फ्लैट ब्रेकआउट भी हो रहा है, अब तक कंफर्मेशन आया नहीं, लेकिन अगर ये सस्टेन हो जाता है 890 के ऊपर क्लोजिंग तो और एक पेस बढ़ जाएगा, स्टॉक जो है 950 को भी इजीली पार कर लेगा। तो आप फिर राइड करते रहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस जो है वो आपका 800 का होगा और उसके बाद हम उसको राइड कर सकते हैं। रही बात कोचिन शिपयार्ड की, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन काफी एक अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है, और जब इतना फास्ट अपसाइड होता है तो आपके इंडिकेटर्स जो है वो काफी ओवरबॉट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक बार के लिए आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए और आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो आप 630-635 के लगा लीजिए और उसको राइड कीजिए। ओके, तो ये राय मंगल जी आपके लिए है। ट्विटर पे एक सवाल लेते हैं। गौरव, खुशीराम सोनी ने तीन चार सवाल एक साथ रख दिए उन्होंने, तो क्विक जवाब दीजिएगा। आइशर मोटर्स है इनके पास, लॉरस लैब है और LTI है। 1698 रुपये 4400 के भाव पे लिए हैं। इनका सवाल बेसिकली प्राइस बड़ा इरेलेवेंट हो जाता है कि 5 साल तक ये होल्ड करना चाहते हैं, तो आइशर, लॉरस लैब और LTI क्या 5 साल के लिए होल्डिंग करनी चाहिए? देखिए आइशर और LTI तो मैं कहूँगा आप कर सकते हैं, क्योंकि आइशर मेरा टॉपिक रहेगा टू व्हीलर स्पेस में। मैं 2728 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्लाइंट्स के लिए भी दिलवा रहे हैं। और LTI भी अच्छा है, IT मेरा 2 साल के लिए काफी टॉप स्पेस रहेगा, तो 2-3 साल की तो दिक्कत नहीं है। लॉरस में यहाँ पे फिलहाल उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, सपोर्ट्स के आसपास में जरूर है, लेकिन यहीं से भागेगा ये पता नहीं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कहना, लेकिन सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपके पास खोने के लिए मतलब रिस्क थोड़ा के फेवर में है। 440 के नीचे क्लोजर आता है तो आप लॉरस को एग्जिट कीजिए, अदरवाइज एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो तीनों स्टॉक आप बने रह सकते हैं। काफी कन्विक्शन जो है वो मेरा LTI में रहेगा और आइशर में रहेगा। LTI और आइशर में कन्विक्शन है और लॉरस में मोमेंटम आ सकता है, तो आप देख सकते हैं इसमें। प्रद्युम्न हमारे साथ हैं जयपुर से। प्रद्युम्न जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एलेम्बिक लिमिटेड के 100 शेयर हैं जो मैंने परचेज किए थे 124 की प्राइस पे, 124 पे। बिल्कुल सर। और सर वो अभी आ गया है 74 या समथिंग में चल रहा है। ओह गौरव, 124 वाला, 129 नहीं 124 वाला है, ये आ गया 74-50, तो क्या करें प्रद्युम्न भाई? मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं है। जनरली मैं कहता हूँ कि आप गिरते हुए स्टॉक को एवरेजिंग मत कीजिए, बट अगर ये चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ एक अच्छा एक कंसोलिडेशन था यहाँ पे 5-6 साल का, उसका ब्रेकआउट हमको देखने मिला। जो ब्रेकआउट्स के लेवल थे वो 60 के आसपास के थे, तो आपके लिए वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से सस्टेन हो गया तो काफी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है इनके लेवल्स को, जो बाइंग प्राइस है वो एक बार अच्छे से पार कर सकते हैं जी। तो ये राय बन रही है। अब कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं। अमित शर्मा 100 शेयर्स इन्होंने एक्सिस बैंक के लिए हैं 885 पे। नेक्स्ट 1 ईयर्स के लिए टारगेट है स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक।
इसमें बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बाइंग प्राइस भले ऊपर की है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। 820 825 में उसका भी वेट करूंगी, मैं भी यहाँ पे बाय देना चाहता हूँ क्लाइंट्स को। आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो 780 का हो जाएगा, और अगर आपका नजरिया एक साल थोड़ा सा ऊपर का है तो आप 1000 रुपीज के लिए इसको वेट कर सकते हैं। विवेक जी ने थाने में रहते हैं मुंबई के पास, और उन्होंने मारुति के शेयर्स खरीदे थे 6851 के एवरेज प्राइस पे। 120 शेयर्स हैं इनके पास, जो अभी ठीक ठाक प्रॉफिट इनको करीब 30-32% का दे रहे हैं। 3 साल वेट किया इन्होंने, और रुक सकते हैं? क्या इनको अभी रुके रहना चाहिए इसमें? मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए, और काफी अच्छा एक ब्रेकआउट है। इसमें दो चीजें हैं, प्राइस पॉलिटी जो लेवल है जहाँ पे काफी बार सपोर्ट पकड़े जा रहा है, काफी अट्रैक्टिव लेवल है, वो 8500 का है। वहां से अगर आप देखेंगे नतीजों के पहले वहीं पे डिप मार के स्टॉक ऊपर आया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है, आपको बिल्कुल बनाना चाहिए। और 4 व्हीलर में जो मेरा प्रेफर्ड स्पेस है वो मारुति है, तो 2-3 साल के लिए मैं इसमें काफी ज्यादा पोजिशन हूँ। 2-3 साल के लिए मारुति में बने रहिए, ये उनका प्रेफर्ड स्टॉक है 4 व्हीलर्स में। अच्छा, कर्नाटक बैंक बड़ा आजकल लोग रडार पे रख रहे हैं, तो अंजलि ने शायद इसीलिए सवाल भी पूछा होगा कि क्या कर्नाटक बैंक में करंट प्राइस पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है क्या? देखिए, इसमें ब्रेकआउट्स 81 82 के थे, वहां से अगर आप देखें तो 50% से ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है, तो खराब नहीं है। आपको चाहिए रिस्क एवरेट है आपकी, तो 120 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए। सस्टेन अगर हो गया तो आपको ये 145 तक चल जाएगा। 145 के ऊपर फिर फ्लैग ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, तो स्टॉक और ऊपर चला जाएगा। थोड़ा रिस्क है, 120 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, देसी स्टार्क ट्विटर हैंडल है, देसी स्टार्क, और ये जानना चाहते हैं कि लगेज बनाने वाली कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के इनके पास 50 शेयर्स हैं 685 पे। दिखाइए भाई इस समय क्या प्राइस चल रहा है वीआईपी का, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये जानना चाहते हैं क्या राय बनेगी आपकी, होल्ड करें या बेच दें? देखिए, यहाँ पे ये रेंज बाउंड ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें, पॉजिटिव चीज ये है कि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, तो स्ट्रक्चर इसका वीक नहीं है। नेगेटिव चीज जो इसके लिए वो है कि जो 765 770 का जो जोन है, ये दूसरी बार वहीं से अटक गया है। पहली बार ये 2022 के शुरुआत में आया था, और वहां पे आके काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला। इस बार भी हमने वहां से करेक्शन आता हुआ देखा है। तो आपको अपना नजरिया बड़ा करना पड़ेगा। अगर 3 महीने का व्यू है तो मैं नहीं समझता आपको उसमें ज्यादा बड़ा मुनाफा देखने मिलेगा। स्ट्रक्चर खराब नहीं है तो आप बने रह सकते हैं, बट आपको यहाँ पे 8-10 महीने होल्ड करने पड़ेंगे। 8-10 महीने होल्ड करने पड़ेंगे। अच्छा, आजकल एफएमसीजी कंपनीज में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट दिखाई, इसमें एक सवाल भी भेजा है, और कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि वॉल्यूम में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 2439 पे ट्रेड करा है। जयेश चौधरी ने 2555 पे खरीद लिया है, तो यानी ऊपर है। 140 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। अभी जानना चाहते हैं कि क्या नुकसान बुक करके निकल जाए क्या इससे? अगर ये चलने की संभावना नहीं है, नियर टर्म में नहीं लगता कि चलेगा, तो बाहर निकलना सही रहेगा? देखिए, अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं कहूंगा आप ट्रेवली 2400 के स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। उसके नीचे का ज्यादा तो बिल्कुल उसको एग्जिट कर लीजिए, और ऊपर में अगर बाउंस भी अगर आता है तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए। इसके ब्रेकआउट्स थोड़े ऊपर के लेवल्स के होंगे तो ऊपर में बाय करना थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पैसा बनाने से मतलब है, ये नहीं है कि मैंने एकदम नीचे भाव पे लिया। जो कंफर्मेशन है तब बाय कीजिए। 2400 का फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस कंफर्मेशन है तो ही बाय करिएगा। अपोलो टायर्स पे कोई राय है क्या आपके गौरव? अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद चला, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही 5% नीचे, आउटलुक बड़ा अच्छे लोग बता रहे हैं, ऑटो स्पेस भी आपको ठीक लगता है। क्या अपोलो टायर में कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? आज 5% नीचे है। मैं यहाँ पे बाय करना नहीं पसंद करूंगा मैं, बट प्रोबेबली अगर कोई लेवल आता है 260 के करीब आता है तो वहां पे अच्छा हो जाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड, अगर ऑलमोस्ट डबल स्टॉक जो है हो चुका है। अब जाके यहाँ पे अगर अच्छा नंबर्स आ भी गए तो भी थोड़ा लोग प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल जाएगी, इतना ऊपर जा चुका है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो रुकना चाहिए। 260 के अराउंड में बाय बनता है। और आपकी नज़र पड़ी होगी शुगर शेयर्स आज थोड़ा सा हरकत में आ रहे हैं। राजश्री शुगर से एक छोटा स्टॉक है, लेकिन 16% ऊपर है, और पिछले 1 घंटे में 9% की रैली इसमें बनी है। पोन्नी शुगर्स 308 पे ट्रेड कर रहा है, 10% की तेजी, और पिछले 1 घंटे में 6.5-7% की तेजी यहाँ पे निकली है। थोड़ी देर पहले मेरी श्रीलंका पे भी नज़र पड़ी थी। क्या पता नहीं कुछ खबर हो सकता अभी तत्काल आने वाली हो, या राजश्री शुगर्स या पोन्नी शुगर्स या कोई और शुगर स्टॉक जो आपके रडार पे आया हो?
देखिए इसमें मैं दो चीज ऐड करना चाहूंगा। एक, अगर आप शुगर फ्यूचर्स देखेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो है यूएस में, वहां पे 20 के करीब पे ट्रेड हो रहा है। वहां पे मंथली चार्ट्स पे 7 साल का ब्रेकआउट आता है शुगर प्राइसेस के अंदर, शुगर फ्यूचर्स में। और अगर सस्टेन हो जाता है, मंथली क्लोज अगर 20 के ऊपर आती है, तो ये आपको 30 तक के लेवल जा सकता है। 50% की अपसाइड जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग भी अभी अपने क्लाइंट्स को भी सुझा रहे हैं। फिलहाल हमने जो दिलवाया हुआ है बलरामपुर चीनी, ये जब तक 350 होल्ड करता है, आपको यहाँ पे 5-7% अपसाइड देखने मिल सकती है। तो जो टॉप प्लेयर है सबसे पहले वो भागते हैं, फिर बाकी की जो है स्मॉल कैप मिड कैप में जाएंगे। तो मेरा जो अभी प्रीफर्ड स्पेस रहेगा या पिक रहेगा यहाँ पे शुगर में, वो बलरामपुर चीनी में ही रहेगा। अरे बहुत पूरा सेक्टर ही आज चल रहा है। बहुत छोटे छोटे शेयर्स जिनके जनरली लोग नाम भी कम सुने होंगे या कम रडार पे आते हैं, वहाँ पे भी अच्छी तेज़ी आज बन रही है। तो शुगर स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये कभी कभी ऐसा दिन आता है कि एक साथ फिर सारे शेयर्स बहुत तेज़ी से चलना शुरू करते हैं। तो ये शुगर की कहानी बनती हुई यहाँ पे दिख रही, जिसमें कि देखिए अवध शुगर है 18 रुपये ऊपर है, धामपुर शुगर ऊपर है, बलरामपुर, तमाम सारे शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। चलिए एक और सवाल लेते हैं ट्विटर से। MCX पे 20 शेयर ले रखे हैं 1350 पर, नाम है कैलाश बाकुली। 10 साल रुकना सही होगा क्या? 10 भाई इतने लंबे लंबे कॉल, 5 साल का बताइए। पहले 1350 पे लिया इन्होंने MCX। देखिए जितना आपका लंबा नजरिया होगा, फिर आपके स्टॉप लॉसेस भी उतना डीप हो जाएंगे, आपका पेशेंस भी उतना ही लगेगा। कहने का मतलब है कि हाँ, मंथली चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आप बने रहिए, आपका अगर 10 साल का नजरिया है, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1000 पे रख लीजिए। तो क्या आप सोचेंगे कि मैं 1000 तक वेट करूंगा? अगर 1000 आ गया, आपके बाइंग पैसे अगर 30% नीचे अगर आ गया, 40% नीचे अगर आ गया, तो क्या मैं फिर भी होल्ड कर पाऊंगा? कहने के लिए अभी आपको लग रहा है कि नहीं, 30% 40% कैसे आएगा? 2020 के शुरुआत में जब हमने देखा, मार्च में कोविड में, तब आया था। 10 साल के साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 का सब प्राइम क्राइसिस में आ गए थे। तो 30-40% जो है स्टॉक करेक्ट होते हैं। तो क्या आप उतना स्विंग सस्टेन कर पाएंगे? अगर हाँ, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का खराब नहीं है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रोचक जानकारी ये है कि 1500 रुपये का शेयर है, अगर आप 10 साल के लिए रुकना चाहते हैं तो डीप स्टॉप लॉस होगा। 1000 रुपये मान लीजिए स्टॉप लॉस, 500 रुपये अगर वो नीचे गिरेगा तो क्या आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी और आप उसको सस्टेन करेंगे? अगर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि 10 साल ज़्यादा लंबा नज़रिया है, थोड़ा छोटे नज़रिया भी यहाँ रखनी चाहिए। चलिए एक लिस्टिंग हुई है आज बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल की, BSE और NSE में 7% की प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट हुआ है। 300 रुपये इसका इशू प्राइस था और वहाँ से अच्छी खासी बढ़िया मजबूत लिस्टिंग कह सकते हैं आप इस बाज़ार में देखने को मिली है। तो कंपनी के MD दीपक अग्रवाल और CFO ऋषभ जैन हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सर और बधाई। एक अच्छी लिस्टिंग स्टॉक की हुई है और हम लोगों को लग भी रहा था, क्योंकि एक अच्छा डोमिनेंट प्लेयर था, तो बढ़िया हुआ है। अब चूँकि अब तक की जितनी जानकारी थी वो तो हो गई और उसके आधार पर आपको बाजार ने रिस्पांस भी दिया, वेलकम किया और इस वक्त स्टॉक 9% ऊपर ट्रेड भी करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ से आगे जाते हुए जो एग्जिस्टिंग निवेशक है या जो इसमें आना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे आगे का रास्ता आपका बढ़ेगा आगे, कैसे इसको हम अगर नंबर्स के जरिए समझने की हम कोशिश करें कि आउटलुक क्या होगा आपका FY 23 के लिए, 24 के लिए, ये बताइए सर। ऋषभ जी आप बताइए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहले कि आपने हमें मौका दिया आपके पास आने के लिए। और जैसे कि हम लास्ट 3-4 साल से हम 20% प्लस कैगर से ग्रो करते आए हैं। हमने फर्स्ट क्वार्टर में भी 25% प्लस ग्रोथ की है। ये मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की बात करते हैं, एथनिक स्नैक्स की, स्वीट्स की, तो ये क्लोज टू 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है और जिसमें मेजरली अनऑर्गेनाइज है। अभी स्वीट्स में जैसे 90% अनऑर्गेनाइज है, भुजिया नमकीन में 45% अनऑर्गेनाइज है। तो मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हम भी सेम ग्रोथ जो हमने लास्ट 3-4 साल से करते हैं, हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे आप FY 23 में? सर देखिए, ये तो हम अभी IPO जोन में चल रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट 2 साल में काफ़ी एक्सपांशन किया है। हमने अक्रॉस काफ़ी जगह जैसे आसाम, बिहार, राजस्थान में हमने नए प्लांट्स लगाए हैं। हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं लास्ट 2 साल में। तो इसको देखते हुए हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखते हैं कंपनी के अंदर और हम सेम ग्रोथ प्रोजेक्ट देखते हैं जो जैसे हम लास्ट 3-4 साल में करते आए हैं। हम देखते काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं आगे भी। ओके दीपक जी, डिकेड में। जी दीपक जी, चूंकि आपकी कंपनी का जो ज़्यादातर कंसंट्रेशन है वो ईस्ट इंडिया की तरफ है, असम और गुवाहाटी, बिहार, इस इलाके में ज़्यादा है।
थोड़ा सा इसको डी रिस्क करने के लिए या बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट की तरफ का क्या प्लान है? एक ही तरफ का कितना कंसंट्रेशन, क्यों चारों पांचों फैक्ट्री उधर ही है सब? नहीं सर, हमने अभी रिसेंटली साउथ इंडिया में भी टुमकुर में भी एक प्लांट लगाया है। जो हमने लास्ट ईयर एक्वायर्ड किया था उसको हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, उसमें एथनिक स्नैक्स का हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। आने वाले समय में हम लोग एक सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक और यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा रुझान है, और हमने कुछ मार्केट्स, फोकस मार्केट हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, नियर बाय राजस्थान है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। तो हम वो सारे स्टेट्स पे हम लोग फोकस करेंगे अगले कुछ 3 से 4 साल के लिए, और हम लोग वहाँ पे कुछ अपने पॉलिसीज़ के थ्रू एक्स्ट्रा मार्जिन्स हम लोग चैनल्स को प्रोवाइड करके कुछ टॉप 5 में पहले आने का हमारा टारगेट रहेगा एज अ चैलेंजर ब्रांड इन नेक्स्ट 3 to 4 years। दीपक जी, एक चीज़ बताइए, जैसे हम लोग दुकानों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोकल ब्रांड्स बहुत दिखाई पड़ते हैं। मतलब आपने देखिए वो लाल पीले नीले बहुत सारे पैकेट लटकाए रहते हैं। तो एक लोकल ब्रांड्स कह सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत टफ चैलेंज हो सकता हो आप लोगों को, आप मुझे बताइएगा उससे निपटने की आपकी क्या तैयारी? क्योंकि जितना बड़ा मार्केट ब्रांडेड का, उससे कहीं ज़्यादा वो लोकल वाले बीच में छाए रहते हो। दुकानदार पता नहीं उसको कमीशन वमीशन ज़्यादा मिलता होगा, तो वो ज़्यादा उसको पुश करता है। सर देखिए, दिन ब दिन कंज्यूमर अवेयर होता जा रहा है ब्रांड के प्रति, और उसको भी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उसको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। जितनी रेंज आज और वैरायटीज़ हमारे पास है और हमारे पोर्टफोलियो में है, वो हमको एक आगे बढ़ाती है। आज हमारा जो ब्रांड है वो फैमिली पैक कंजप्शन है, मतलब जो फैमिलीज़ का ट्रस्ट है वो आज हमारे ब्रांड पर है। इसीलिए आज आप देखिए कि कुछ ऐसी आइटम्स है जैसे स्वीट्स है, तो स्वीट्स एक लोकल ब्रांड भी इतने जल्दी से नहीं बना पाते हैं। रसगुल्ला, पैकेज रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, उसी तरह से आप पापड़ देखेंगे तो पापड़ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया आफ्टर लिज्जत। तो ये जो है ये फैमिली पैक कंजप्शंस हैं, और मोर देन 55% हमारे ब्रांड का कंजप्शन फैमिली पैक है। तो ये जो ट्रस्ट है फैमिलीज़ का, ये अपने आप में फोकस करता है और आइडेंटिफाई करता है कि बिकाजी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। और लोकल मार्केट से और लोकल ब्रांड से हमें ज़रूर कंपटीशन ज़्यादा होता है, पर हम अपनी क्वालिटी से और वैल्यू फॉर मनी से, अपने चैनल से, अपने शेल्फ पे हम लोग माल लगाने से, हमारी टीम से हम लोग ज़्यादा एफर्ट के सहारे हम लोग इस मार्केट को कवर अप करने की क्षमता रखते हैं। स्वीट्स वाली बात आपने बताई, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये पूरी रेंज आपके पास स्वीट्स की, या कुछ आइटम उसके 2, 3, 4 आप बनाते हैं, या पूरी रेंज? नहीं सर, रेंज काफ़ी बड़ी है, पर इसमें सबसे बड़े जो हैं वो जैसे काजू बर्फ़ी है, लड्डू है, आटा लड्डू, बेसन लड्डू है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कतली और बड़े होते जा रहे हैं। मैसूर पाक है, काजू कतली, और वो एक और मिठाई होती है वो बेचारी घूमती रहती है, उसका पैक खुलता नहीं है। लेकिन लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूँ सर कि जो स्वीट्स वाला सेगमेंट है ये और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। लोकल हलवाई, लोकल बड़ी मिठाई की दुकानें, उनके टेस्ट बड डेवलप हो जाती है, वो एक मोट क्रिएट कर देते हैं कि नहीं फलाने हलवाई के यहाँ की बर्फ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये मार्केट आप लेना चाहते हैं, इसमें आप इंक्लूड करना चाहते हैं, ये मुझे थोड़ा समझाइए ये कैसे संभव है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और लोकलाइज्ड है ये स्वीट्स वाला मार्केट। सर जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, सर ये ओनली आज की डेट में 10% ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसी का ही हमें बेनिफिट लेना है सर। जैसे कंज्यूमर अवेयर हो रहा है हाइजीन के प्रति, फूड सेफ्टी के प्रति, तो आज जो पैकेजिंग में कन्वर्ट होती जा रही है हर चीज़ें, पहले शेल्फ लाइफ नहीं होती थी हर मिठाई की, आजकल हर मिठाई की शेल्फ लाइफ होने लगी है 1 महीने से लेकर 3 महीने तक। और जिस तरह से कंज्यूमर को पैकेजिंग के द्वारा अपने कंफर्ट जोन के द्वारा उनको एक प्राइस पॉइंट में मिलने लगी है, उससे काफ़ी मार्केट अभी आने वाले समय में 5 से 10 साल में ऑर्गेनाइज होगा। आपने देखा होगा आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले भी जो चॉकलेट इंडस्ट्री थी उनकी भी सिर्फ दुकानें ही हुआ करती थी, पर आज देखें आप कि चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ की जो शॉप्स हैं वो तो कम रह गई हैं और सारी की सारी पैकेज में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अगले 10 साल में से लेकर 15 साल तक कैसे प्रिजर्व करेंगे सर कि सारी चीज़ें जो मिठाई हैं? जी दीपक जी, मैं समझ गया, टेस्ट कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे वो फ्रेश टेस्ट आप हमारे लिए पैक करके ट्रांसपोर्ट करा के मेरे घर तक पहुंचाएंगे, वो टेस्ट, मतलब टेस्ट का मोड कैसे क्रिएट करेंगे आप?
मिठाइयों में तो चलता ना, ताज़ी गर्मा गर्म मिठाई सर, खाएंगे। जैसे सर पर टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा सब बिना प्रिजर्वेटिव के भी अब शेल्फ लाइफ आने लगी है। जैसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होती है, जिसमें करीबन एक काजू बर्फ़ी की शेल्फ लाइफ 1 महीने से लेकर 3 महीने तक अब हो गई है और उतनी ही फ्रेश लगती है और उतनी ही अच्छी। तो टेक्नोलॉजी से दिन ब दिन शेल्फ लाइफ का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पैकेजिंग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पैक करते वक्त हम लोग ख्याल रखते हैं, उसका पूरा हाइजीन का ख्याल रखते हैं, पूरे बैक्टीरियाज कंट्रोल का ख्याल रखते हैं। जी दीपक जी और ऋषभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। बेहतरीन लिस्टिंग, 9-10% के प्रीमियम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है बीका जी, और प्लान्स बड़े हैं, पैन इंडिया पहुंचने की कोशिश, और जो स्वीट वाला नया सेगमेंट है उसमें और बड़े पैमाने पर आने की कोशिश, और लगभग जो है 20-22% के CAGR से ग्रो करने की प्लान से इरादा और इच्छा है इनकी। तो 327 और 327 दोनों पे सेम प्राइस पे 9% के प्रीमियम पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है बीका जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर देखेंगे खिलाड़ी नंबर 1।